समंदर की 36,000 फीट गहराई में मौजूद है एक ऐसी खाई जहां करोड़ों टन पानी का दबाव, चारों तरफ सन्नाटा और काली अंधेरी खामोशी है, जहां इंसान का जाना मौत को गले लगाने जैसा है। मगर अब इसी गहराई से एक ऐसा रहस्य बाहर आया है जो विज्ञान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को भी हिला देगा, क्योंकि ये खोज सिर्फ सी क्रिएचर्स और स्ट्रेंज रॉक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है एनर्जी का खजाना और भविष्य की जंग का असली मैदान। मगर इसमें यूएसए नहीं बल्कि सबसे आगे निकल रहा है चीन। जी हाँ, आपने सही सुना, चीन अरबों डॉलर झोंक कर इस गहराई पर कब्जा करने की दौड़ में है, जबकि बाकी महाशक्तियां अभी भी हैरान हैं। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जगह आखिर है कौन सी। ये है मारियाना ट्रेंच। मगर अब सवाल ये उठता है, क्या मारियाना ट्रेंच ही तय करेगा कि कल की दुनिया पर किसका राज होगा, और आखिर ये खोज है क्या और क्यों बन सकती है ये आने वाले समय की सबसे बड़ी जंग का कारण। आइए डिटेल में जानते हैं। अगर मारियाना ट्रेंच की बात करें तो ये धरती का सबसे रिस्की और डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पहुंचने के लिए आपको लगभग 36,000 फीट गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप इसके सबसे गहरे बिंदु से रूबरू होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चैलेंजर डीप की। यही वो पॉइंट है जिसे हमारे प्लेनेट का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है। जरा सोचिए, इतनी गहराई में क्या होता होगा, वहाँ का माहौल कैसा होगा। यकीन मानिए, ये इमेजिन करने से भी रूह कांप जाती है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां आपके ऊपर करोड़ों टन पानी 1000 बार से भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। अगर इसे सिंपल शब्दों में कहूं तो इतने प्रेशर में ऐसा लगता है कि मानो 100 हाथी आपके सिर पर खड़े हों। और केवल इतना ही नहीं, इसके आसपास चारों तरफ काला घना अंधेरा ही छाया रहता है। अब जो जगह सुनने में ही इतनी खतरनाक लग रही है, ऐसी जगह पर भला रिसर्च करने के लिए कौन जाएगा। मगर इंसान ही भगवान का बनाया हुआ करिश्मा है, जिसे एडवेंचर्स पसंद है, जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह पर भी इंसान कई बार जा चुका है, मगर एक साथ इतनी गहराई में जाना इम्पॉसिबल है। यही कारण है कि भले ही इंसानों ने मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन यह एक ही बार में संभव नहीं हुआ। इसके लिए कई बार छोटे छोटे कदम उठाए गए। असल में अलग अलग समय पर समुद्र के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर किया गया। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने समुद्र को गहराई के आधार पर अलग अलग जोन्स में बांट दिया है, ताकि हर स्तर की स्टडी अलग से की जा सके। समुद्र की सतह से 200 मीटर की गहराई तक आपको मिलेगा सनलाइट जोन, जहां पर सनलाइट भी है और ऐसे समुद्री नजारे भी जिन्हें आप पहचानते हैं, यानी कोरल रीफ्स, मछलियां, सब इसी जोन में रहते हैं। 200 से 1000 मीटर की गहराई पर आता है ट्विलाइट जोन, जहां पर सनलाइट कम आती है और प्रेशर भी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पर आपको अजीबो गरीब जीव जैसे ओरफिश, सी एंजल्स देखने को मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मिडनाइट जोन, जो 1000 से 4000 मीटर की गहराई में फैला हुआ है। यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा है, सनलाइट की एक किरण भी इस एरिया में नहीं आती। हमें पता है, अब आपके जहन में सवाल उठ रहे होंगे कि फिर यहाँ पर दिखाई कैसे पड़ता है। इसका जवाब इसके जीवों में ही छुपा है। दरअसल यहाँ पर बायोलुमिनेसेंट जीव मिलते हैं, जिनके शरीर से ही लाइट प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा इस जोन में जाइंट स्क्विड, ब्लॉफिश जैसी स्पीशीज भी मिलती हैं। नंबर 4 पर आता है अबिसोप्लाजिक जोन। समुद्र का यह हिस्सा 4000 से 6000 मीटर की गहराई में फैला हुआ है। देखने में बिल्कुल शांत और ठंडा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे जीवन गायब सा हो गया हो। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जोन में बहुत कम स्पीशीज मिलती हैं। लाखों सालों से समुद्र की तली में जो कार्बन जमा हो गया है, उसे मरीन स्नो कहा जाता है, वह इसी हिस्से में मौजूद है। नंबर 5 पर आता है हडल जोन, जो 6000 से 11000 मीटर की गहराई में फैला हुआ है। यही मारियाना ट्रेंच का इलाका है। मारियाना ट्रेंच में भी एक पॉइंट ऐसा है जिसे धरती का सबसे गहरा बिंदु कहा जाता है, जहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, और इस बिंदु का नाम है चैलेंजर डीप। हालांकि कई बार वैज्ञानिक मारियाना ट्रेंच तक पहुंच चुके थे, मगर फिर भी उसके बारे में वैज्ञानिकों की क्यूरियोसिटी कम नहीं हुई थी, और तभी उन्हें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसके बारे में जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड हो चुका था, और ये पॉइंट था चैलेंजर डीप। हालांकि चैलेंजर डीप पर अब तक गिने चुने लोगों ने ही कदम रखा है, और इसकी शुरुआत होती है साल 1960 से। असल में 1960 में ही स्विस इंजीनियर जैक पिकार्ड और अमेरिकी नौसेना अधिकारी डॉन वॉल्श इस हिस्से पर गए थे, और उन्होंने ही इस जगह के बारे में दुनिया को बताया था। उन्होंने बताया कि यह समुद्र का एक ऐसा बिंदु है जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा है, और शायद यही वो पॉइंट है जिसे हमारी अर्थ का सबसे गहरा बिंदु माना जा सकता है। बट इंसानों के लिए चैलेंजर डीप के बारे में बस यही बातें जान लेना काफी नहीं था, मगर हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। ऐसे ही 4 दशक गुजर गए,
जी हाँ, आपने सही सुना, 40 सालों तक तो इस पर कोई खोज नहीं हुई। लेकिन फिर 2012 में फिल्म मेकर जेम्स कैमरन ने इसके लिए एक सोलो मिशन बनाया जिसने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। एक्चुअल में जेम्स कैमरन से मिली जानकारी के आधार पर ही 2019-20 में विक्टर वेस्कोवो द्वारा हाईटेक सबमर्सिबल लिमिटिंग फैक्टर के जरिए डीप चैलेंजर पर रिसर्च की शुरुआत की गई। ये अब तक का सबसे खास मिशन था जो बहुत ही एक्सपेंसिव भी था, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव कि दुनिया की छोटी कंट्रीज तो जहां तक पहुंचने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मगर फिर सामने आया चीन। 2020 में चीन ने इस जगह पर जाने का डिसीजन लिया और चीन के बारे में तो आप जानते ही हैं, ऐसा क्या है जो चीन नहीं कर सकता। ये हर काम को एक अलग तरीके से करना जानता है। बस फिर क्या था, चीन एक नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरा और स्केलेबल डीप सी प्रोग्राम चलाया। स्केलेबल डीप सी प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम 2020 में लाया गया था। इसमें चीन ने फेंडुजी नाम की सबमरीन से अपनी अब तक की सबसे गहरी डाइव की। इस डाइव के बाद चीन को समझ आ गया था कि अगर हमें चैलेंजर डीप के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो छोटे और एडवांस्ड स्टेप्स लेने होंगे। इसलिए उन्होंने छोटे साइज के ज्यादा एडवांस और बार बार यूज होने वाले ऑटोनॉमस डीप सी रोबोट्स बनाने शुरू किए। ये ऐसे रोबोट्स थे जो बिना पायलट के, बिना केबल के समुद्र की तलहटी पर चल सकते थे और लौट सकते थे। टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज और समुद्र की गहराई में जाकर ये रोबोट्स ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने की कैपेबिलिटी रखते थे और डेटा वैज्ञानिकों तक भेज सकते थे। चीन के इस बदलाव ने डीप सी मिशन को एक्सपेरिमेंट से ऑपरेशन में बदल दिया। यकीन मानिए, ये डीप सी को लेकर आज तक की सबसे बड़ी रिसर्च थी। इन रोबोट्स के जरिए चीन ने गहरे समुद्र में मौजूद रहस्यों को एक के बाद एक खोलना शुरू कर दिया और सबसे पहले हमें इस सवाल का जवाब मिला कि इतनी गहराई में आखिर है क्या। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जवाब बहुत सिंपल था, कोल्ड सीप्स। दरअसल समुद्र की गहराई में मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें निकलती हैं जिनसे ऐसे जीव पनपते हैं जिन्हें सनलाइट की जरूरत कम होती है। ये केमिकल एनर्जी से जीते हैं। बस फिर क्या था, वैज्ञानिकों ने इसमें फ्यूचर देखना शुरू कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, साइंटिस्ट के लिए यह फ्यूचर की एनर्जी टेक्निक्स की एक नई उम्मीद की तरह था। केवल इतना ही नहीं, इस न्यू एनर्जी तकनीकी के जरिए सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स या मून्स पर जीवन खोजने का मॉडल भी तैयार किया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर खोज हुई फायर आइस की। फायर आइस, अब ये क्या होता है? बर्फ के पिंजरे में फंसी मीथेन गैस जो जलने पर आग पकड़ लेती है, उससे फायर आइस कहा जाता है। दरअसल रिसर्च से पता चलता है कि यह समुद्र की गहराई में खूब पाई जाती है, लेकिन इसे निकालने में खतरा है क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो समुद्री भूस्खलन या ग्रीन हाउस गैस का रिसाव हो सकता है। समुद्र की गहराई में वैज्ञानिकों को जो डेटा मिला उसमें आलू जैसे पत्थर दिखाई दे रहे थे जो एक्चुअल में आलू या पत्थर नहीं बल्कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स थे। इनमें कोबाल्ट, निकल, कॉपर, मैंगनीज जैसी कीमती धातुएं होती हैं। यह बैटरी, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के लिए जरूरी हैं। माइनिंग से तलहटी पर सेडिमेंट्स प्लूम्स बनते हैं जो मीलों तक फैलकर वहां के इकोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसे देखते हुए साइंटिस्ट ने अलर्ट किया कि अगर यह इकोलॉजिकल लॉस ज्यादा हुआ तो शायद इसे रिकवर होने में सदियां लग जाएं। अब यह तो कुछ ऐसी खोजें थीं जिन्हें समुद्र की गहराई में देखा गया, लेकिन चीन ने जिस वजह से इन डीप सी रोबोट को भेजा था उसका जवाब भी उन्हें मिल गया। हाल ही में चीन ने डीप सी में रिसर्च केवल और केवल एनर्जी के नए रिसोर्सेज को खोजने के लिए की थी। चीन आज बैटरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक कार और ग्रीन एनर्जी के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन जिस हिसाब से चीन इस रेस में आगे निकल रहा है उसे बरकरार रखने के लिए रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। मगर ये रिसोर्सेज कहां से आएंगे? यह चीन के सिरदर्द की वजह बन गया है। चीन ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का ऐलान कर रखा है। हर जगह टरबाइन, सोलर पैनल लग रहे हैं, कोयले के पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, उनकी जगह नेचुरल गैस आ रही है। मगर प्रॉब्लम यह है कि 2025 में गैस की घरेलू खपत 16 ट्रिलियन क्यूबिक फीट पहुंच जाएगी, जबकि उत्पादन सिर्फ 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का होगा। बाकी 7 ट्रिलियन उसे बाहर से एलएनजी लाकर पूरी करनी होगी और इसी साल एलएनजी की डिलीवरी 22% कम हो गई है। गैस की कमी के साथ साथ ईवी बैटरी में लगने वाला कोबाल्ट भी चीन की रातों की नींद हराम कर रखा है। चीन का 99% कोबाल्ट सिर्फ एक देश कांगो से आता है। अब हर बार कांगो से कोबाल्ट खरीदना है तो आगे भी खरीदेगा ही। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब 2025 में वहां 3 महीने का एक्सपोर्ट बैन लगा, जिसकी वजह से कीमतें 50% तक बढ़ गईं। और यह अकेले कोबाल्ट की प्रॉब्लम नहीं बल्कि निकल का भी यही हाल है। चीन में निकल की खदानें कम है। यह देश ज्यादातर इस मेटल के इम्पोर्ट पर डिपेंड है। अब बैटरी अकेले कोबाल्ट और निकल से मिलकर नहीं बनती, उसके लिए कॉपर की भी जरूरत पड़ती है। चीन में कॉपर की कमी भी साफ दिखाई दे रही है। 2025 में भी कॉपर की मांग तेजी से बढ़ी, लेकिन प्रोडक्शन एंड कॉन्सेंट्रेट सप्लाई इसकी कंपेंसेशन नहीं कर पा रही है, जिसके कारण कॉपर प्राइस पर दबाव बना हुआ है। रेयर अर्थ मेटल्स जैसे डिस्प्रोसियम और टर्बियम की सप्लाई भी म्यांमार से होती है।
जहां पर कुछ माइन बंद हो गई हैं और सप्लाई भी घटकर आधी रह गई है। अब सवाल ये है कि चीन इस संकट से कैसे निकलेगा। इसका जवाब है समुद्र की गहराई, और यही वजह है कि चीन फिर से चैलेंजर डीप की तरफ देख रहा है। 2020 में चीन ने फेंडुजी नाम के डीप सी सबमर्सिबल से मारियाना ट्रेंच में गोता लगाया था। उसने न केवल नए समुद्री जीव खोजे बल्कि पत्थर, मिट्टी और पानी के सैंपल भी उठाए। इन्हीं में से मिले फायर आइस यानी मीथेन हाइड्रेट। यह बर्फ जैसे क्रिस्टल में फंसी मीथेन गैस है जिसे थोड़ा सा तोड़ने पर कई गुना गैस बन जाती है। जब इन फायर आइस के टुकड़ों को लैब में रिसर्च करके देखा गया तो पता चला कि यह एलएनजी से ज्यादा किफायती है। इसे यूज करने से कोयले से आधा CO2 निकलता है और राख लगभग ना के बराबर होती है। यानी क्लीन एनर्जी के लिए फायर आइस एकदम परफेक्ट है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र की तलहटी में पड़े पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को भी चीन फ्यूचर में एनर्जी रिसोर्सेज की तरह देखने लगा, क्योंकि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कोई गोल पत्थर के टुकड़े नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराने असली मिनरल टाइप कैप्सूल हैं। चीन के लिए यह सब सोने की खान जैसा है। अगर वह यह निकालने में कामयाब हो गया तो गैस, बैटरी, मेटल और इंडस्ट्रियल मिनरल सबकी कमी एक साथ खत्म हो जाएगी। वैज्ञानिकों के लिए पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन इंसानों के लिए उनकी असली कीमत है अंदर छिपे कीमती मेटल। 1 टन नोड्यूल में एवरेज 35 पाउंड निकल, 19 पाउंड कॉपर, 13 पाउंड कोबाल्ट और करीब 891 पाउंड मैंगनीज होता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि समुद्र के तल पर करीब 300 बिलियन टन नोड्यूल पड़े हैं, जो चीन के रिसोर्स क्राइसिस का सीधा सॉल्यूशन है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन्हें निकाला कैसे जाए। मारियाना ट्रेंच जैसी गहराइयों में जहां प्रेशर इंसानों के लिए मौत से भी बदतर है, आखिर कौन करेगा यह रिस्की काम। मगर चीन के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चीन ने इसका जवाब भी खोज निकाला है और वो छुपा हुआ है हाईटेक डीप सी मशीन में। असल में चीन ने हाई सी विंग और H/7000 जैसे ऑटोनोमस अंडर वाटर ग्लाइडर्स बनाए हैं। ये ऐसे ड्रोन हैं जो लगभग 14,000 से 20,000 फीट तक गहराई में बिना इंसान के कंट्रोल के ऑपरेट कर सकते हैं। 2017 में H/7000 ग्लाइडर ने 20,700 फीट की गहराई तक जाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और फिर आया कैटुओ 2 जो 13,450 फीट नीचे से असली नोड्यूल्स लेकर लौटा। इसके साथ चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन ने चिलिन रोबोटिक आर्म भी बनाया है। दरअसल यह एक रोबोटिक हाथ है जो पकड़ने, घुमाने और ड्रिल करने जैसे 7 अलग-अलग काम कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन ने कोल्ड सी इकोसिस्टम रिसर्च सेंटर भी शुरू किया है जो 6,500 फीट की गहराई पर रिसर्च करेगा। यहीं फायर आइस और गहरे समुद्री इकोसिस्टम की स्टडी होगी। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी और माइनिंग की नहीं, इसके पीछे बड़ा खतरा भी है। समुद्र की गहराई में जब खनन यानी कि डीप सी माइनिंग किया जाता है तो वहाँ की मिट्टी और तलछट यानी सेडिमेंट्स ऊपर उठकर पानी में घुल जाती है। इसी दौरान मर्की क्लाउड्स यानी गंदले बादल बनते हैं। ये बादल सिर्फ कुछ मीटर तक सीमित नहीं रहते बल्कि सैकड़ों मील तक फैल सकते हैं और पूरी फूड चेन को प्रभावित कर देते हैं। इसके अलावा खनन मशीनें लगातार शोर और वाइब्रेशन पैदा करती हैं, जिससे डीप सी जीवों की दिशा पहचानने और आपस में संवाद करने की क्षमता गड़बड़ा सकती है। ये गंदले बादल पानी में मौजूद स्पंज, कोरल और दूसरे समुद्री जीवों की फिल्टरिंग प्रणाली को भी जाम कर सकते हैं, जिससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। खनन के दौरान भारी धातुओं वाला वेस्टेज भी निकल सकता है जो प्लवक से लेकर बड़े समुद्री जीवों तक जहर फैला सकता है। समुद्र की तली में जमा लाखों साल पुराना कार्बन निकलने से समुद्र का CO2 सोखने वाला सिस्टम कमजोर पड़ सकता है, जिसका जलवायु पर सीधा असर पड़ेगा। फायर आइस में भी रिस्क है। गलत तरीके से निकालने पर पानी के नीचे भूस्खलन, सुनामी का खतरा और मीथेन का बड़ा रिसाव हो सकता है। मतलब साफ है, चीन अगर इस रेस में जीतना चाहता है तो उसे सिर्फ संसाधन निकालने पर नहीं बल्कि मरीन इकोलॉजी को बचाने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। वरना आज जो रिसोर्सेस लाइफलाइन लग रहे हैं, कल वही इंसानियत के लिए नई मुसीबत बन सकते हैं। वैसे इस पर आपका क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।